हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल का जो वीडियो लेक्चर था इसके अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन के बीच में क्या रिलेशन होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेसिस हमने कई क्वेश्चन जो हैं वो भी सॉल्व किए थे। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किस किस टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज का जो अपने पास टॉपिक है वो एनर्जी के अंदर ही हम लोग बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंग्लिश वालों के लिए अलग से लिखा हुआ उधर आ जाएगा अपने पास, हम हिंदी मीडियम के लिए अलग से लिख रहे हैं। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो होती क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित किया जाता है कि किसी कण की स्थिति से संबंधित ऊर्जा, किसी कण की स्थिति से संबंधित ऊर्जा या स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, स्थिति से संबंधित ऊर्जा या स्थिति की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को क्या बोला जाता है, स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। अगर कोई भी पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी चीज की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो पॉइंट है अपने पास कि ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये स्थितिज ऊर्जा एक सापेक्षिक राशि होती है, यानी रिलेटिव क्वांटिटी होती है। स्थितिज ऊर्जा सापेक्ष राशि होती है, सापेक्ष राशि होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज ए रिलेटिव क्वांटिटी। अब रिलेटिव क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है, सापेक्ष राशि का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी कण की स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी का मान ज्ञात करना चाहोगे तो आपको उसका एक एक जो है वो रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। एक जो है वो क्या लेना पड़ेगा आपको, रेफरेंस पॉइंट यानी निर्देश बिंदु जो है वो आपको एक लेना पड़ेगा और उसके सापेक्ष ही हम लोग किसी अन्य बिंदु की स्थितिज ऊर्जा को बता सकते हैं। जैसे हमने एक रेफरेंस बिंदु जो है वो रेफरेंस पॉइंट जो है या निर्देश बिंदु जो है वो ले लिया 1 यहाँ पर, और मुझे अगर किसी पॉइंट यहाँ पर सेकंड पॉइंट के ऊपर उस कण की स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो ये यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा है वह मैं इस पॉइंट के सापेक्ष बताऊंगा, इस पॉइंट के रिलेटिव में बताऊंगा। तो जो अपने पास स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड होने वाली क्वांटिटी होती है, यानी रिलेटिव क्वांटिटी होती है, सापेक्ष राशि एक तरीके से वो होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग बताएंगे कैसे, तो हम बोलेंगे किसी कण की स्थितिज ऊर्जा संरक्षी बल द्वारा या बल के विरुद्ध भी हो सकता है, संरक्षी बल द्वारा किसी कण को निर्देश बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक विस्थापित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है।
किए गए कार्य के बराबर होती है। ध्यान रखना एक चीज का, संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल को अगर हम ये देख रहे हैं कि किसी कंजर्वेटिव फोर्स से हम लोग रेफरेंस पॉइंट से किसी और पोजीशन तक उसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उसे डिस्प्लेस करने में उस कंजर्वेटिव फोर्स से जितना वर्क डन होता है वही वर्क डन जो है वो क्या बोली जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बोली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो ये जो अपने पास स्थितिज ऊर्जा है या जो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास है, स्थितिज ऊर्जा या जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो केवल और केवल हम लोग तभी डिफाइन कर सकते हैं, तभी बता सकते हैं जब हमारे पास संरक्षी बल क्षेत्र हो, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो, संरक्षी बल क्षेत्र या कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। यानी कोई कंजर्वेटिव फोर्स अगर लग रहा है तो उस कंडीशन में ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन के इक्वल करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड या असंरक्षी बल क्षेत्र के लिए हम लोग स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन या स्थितिज ऊर्जा जो है उसको बल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट जो अपने पास पॉइंट है वो क्या हो जाता है कि कोई भी रेफरेंस पॉइंट जो है अपने पास, जैसे हमने बात की निर्देश बिंदु, तो कोई भी रेफरेंस पॉइंट अपने पास है या निर्देश बिंदु जो अपने पास है, इस निर्देश बिंदु पर जो कण की स्थितिज ऊर्जा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है रेफरेंस पॉइंट के ऊपर या स्थितिज ऊर्जा जो है कण की उस निर्देश बिंदु पर, वो स्थितिज ऊर्जा शून्य ली जाती है, शून्य ली जाती है। कोई भी अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं या फिर निर्देश बिंदु एक ले लिया हमने कि पृथ्वी की सतह को हमने अगर निर्देश बिंदु ले लिया तो पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा को कितनी मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी। अगर हमने पृथ्वी के केंद्र को जो है वो निर्देश बिंदु ले लिया तो पृथ्वी के केंद्र पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना लिया जाएगा, शून्य लिया जाएगा। यानी जो बिंदु आप निर्देश बिंदु की तरह या रेफरेंस पॉइंट की तरह ले रहे हो, उस पॉइंट के ऊपर स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आप लोगों को कितनी लेनी है, 0 लेनी है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। सबसे ज्यादा क्या कि सबसे पहली बात स्थितिज ऊर्जा सापेक्ष राशि रिलेटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है, रेफरेंस पॉइंट आप कहां पर ले रहे हो, और केवल तभी डिफाइन की जाती है जब फोर्स फील्ड जो है वो हो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कैसे कौन कौन से हो गए, जैसे अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें हम लोग तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग स्थितिज ऊर्जा को काम में नहीं ले सकते या पोटेंशियल एनर्जी को काम में नहीं ले सकते क्योंकि वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है। अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें निर्देश बिंदु पर तो वो कितनी ली जाती है, शून्य ली जाती है। या फिर हम लोग ऐसे बोल दें कि रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पार्टिकल की वो हमें कितनी लेनी है, शून्य वो हमें लेनी है। चलिए नोट कीजिए इनको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फोर्स फील्ड जो होती है अपने पास, उस फोर्स फील्ड की इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ जो रिलेशन है वो क्या होता है। तो फोर्स फील्ड की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन की बात करें तो U जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से डिनोट कर रहे हैं। U इज इक्वल टू होता है माइनस ग्रेड
एफ इज इक्वल, यहाँ पर एफ इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में ग्रेड यू। ये फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर रिलेशन होता है। तो अब अगर हम बल और स्थितिज ऊर्जा के मध्य संबंध देखें तो ये वाला जो हमने उल्टा त्रिभुज यहाँ पर बनाया है इसको बोला जाता है ग्रेड। तो ग्रेड ऑफ यू। अब ग्रेड का मीनिंग क्या होता है, ग्रेड का मीनिंग होता है एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू का मीनिंग हो गया डेल यू अपॉन में डेल एक्स आई कैप, माइनस में डेल यू अपॉन में डेल वाई जे कैप, माइनस में डेल यू अपॉन में डेल जेड के कैप। ये एफ जो है वो अपने पास कंप्लीट एक 3 डायमेंशन के अंदर, एफ जो है वो अपने पास कंप्लीट एक 3 डायमेंशन के अंदर फोर्स है, ठीक है। किसी स्पेस के अंदर फोर्स है और वो स्पेस के अंदर जो फोर्स है वो किससे डिनोट किया जाएगा, माइनस ग्रेड यू से वो डिनोट किया जाएगा। तो ये हम लोग किस 3 डायमेंशन के अंदर फोर्स की वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं। अगर आगे हम लोग देखना चाहें कि अगर हमें बोल दे कि स्पेस के अंदर ना होकर किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स फील्ड लग रही है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन जो है वो हो जाएगा, तो हम लोग बात करेंगे कि अगर यदि बल एक दिशा के अनुदिश लगे, एक दिशा के अनुदिश लगे, यानी फोर्स जो है, इफ फोर्स इज इन वन सिंगल डायरेक्शन, वन डायरेक्शन या वन सिंगल डायरेक्शन के अंदर अगर हो, जैसे हमने एज्यूम कर लिया अगर एक्स डायरेक्शन के अंदर है तो एफ इज इक्वल टू हम लोग कितना लिख देंगे, माइनस डेल यू की जगह हम लोग लिख देंगे डी यू अपॉन में डी एक्स। एफ की अगर वैल्यू की बात करें तो एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डी यू अपॉन में डी एक्स, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि किसी पार्टिकल के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत छोटा हो, वो भी एक्स डायरेक्शन के अंदर dx हो, तो du इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि अगर ये अपने पास du है, du का मतलब बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो हम लोग लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ du इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, समाकलन लिख दिया एफ dx का। जब हम लोग du की बात करेंगे तो du जो है वो हमने क्या बताया कि पार्टिकल को जो है वो हम रेफरेंस पॉइंट से किसी और पोजीशन तक ले जाते हैं, रेफरेंस पॉइंट से किसी और पोजीशन तक ले जाते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट जो है अपने पास या निर्देश बिंदु जो है उससे लेकर हम लोग कहाँ पर ले जा रहे हैं, उससे लेकर किसी और पोजीशन तक ले जा रहे हैं। तो हमने बोल दिया कि रेफरेंस पॉइंट जो है उसके ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा जो है वो है URP, रेफरेंस पॉइंट, और बाद में जो स्थितिज ऊर्जा है वो है U। और पहले अगर x की हम लोग बात करें तो हम लोग लिख देंगे कि पहले जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो जो है वो तो है 0, और बाद में जो है वो कितना हो गया, x हो गया डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का। तो हम अगर यहाँ पर du का इंटीग्रेशन करेंगे तो du का इंटीग्रेशन हो गया अपने पास u, ठीक है। या फिर यहाँ पर हम ये ना लेकर यही लिख लेते हैं इनिशियल फाइनल, x इनिशियल और x फाइनल, बाद में हम लोग रेफरेंस पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो du का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, du का जब हम समाकलन करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, u के। लिमिट है ui से लेकर uf तक इज इक्वल टू माइनस, उसके बाद में f तो है कांस्टेंट, dx की बात करें तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, केवल x हो जाएगा। तो हम लोग f को बाहर भी निकाल सकते हैं और अंदर भी रख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। अब dx का इंटीग्रेशन हो गया x की लिमिट हमने लिख दी xi से लेकर xf तक। अब देखो हमने अगर लिमिट रखनी है इसके अंदर, तो जब हम लिमिट रखेंगे तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, u फाइनल माइनस में u इनिशियल, पहले अपर लिमिट माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट रखेंगे, बाद में क्या आ जाएगा माइनस का f
इसके अंदर भी पहले ऊपरी सीमा माइनस का निशान लगाकर निचली सीमा ऊपरी सीमा रखूंगा, तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स एफ माइनस में एक्स आई। ये अपने पास एक रिलेशन बन गया। अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर कण को जो है वो रेफरेंस पॉइंट से लाया जा रहा है, निर्देश बिंदु से लाया जा रहा है, निर्देश बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। भाई निर्देश बिंदु से अगर कण को लाया जा रहा है तो ui जो है वो क्या बन जाएगी, निर्देश बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑन रेफरेंस पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी निर्देश बिंदु पर कितनी होती है, 0 होती है। क्या 0 रख दिया। हमने बोल दिया कण को मूल बिंदु से लाया जा रहा है तो एक्स आई का मान जो है वो हम लोग लिख लेते हैं कितना, 0। और एक्स एफ कहां तक ले जाया जा रहा है वो हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो चलिए यहां पर लिमिट रखने की बात करें तो ui की वैल्यू जो है वो रेफरेंस पॉइंट पर है, कितनी रख देंगे, 0। तो uf इज इक्वल टू कितना आ गया, या u ही लिख लूं मैं, uf की वैल्यू को u ही लिख लेते हैं, इज इक्वल टू किसके आ गया, माइनस का f। और x इनिशियल की वैल्यू कितनी है, 0, x फाइनल की वैल्यू क्या है, x, तो कितना बन गया, u इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, माइनस एफ एक्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर रिलेशन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन में डी एक्स। और अगर आपको यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है, तो वो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, माइनस एफ एक्स हो जाती है। अब अगर फोर्स पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होगी, अगर फोर्स नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होगी। और इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में भी बातें कर सकते हैं। स्थायी साम्यावस्था की स्थिति या अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति जो है उसके बारे में भी बात हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन सी स्थितिज ऊर्जाएं जो हैं वो अपने पास हो सकती हैं और इन सब का यूज जो है वो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए इतना नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्थितिज ऊर्जाएं जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अपने पास हो सकती है। तो सबसे पहले जो है वो अपने पास है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहली बात जो है वो हम लोग इसके अंदर अपनी डेफिनेशन से ही लेके चलेंगे कि क्या होती है। तो हम लोग बोलेंगे कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर, यानी जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो लग रहा है किसी पार्टिकल के ऊपर, तो जो वर्क डन है वो ही किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। जो किया गया कार्य किया जाता है वही किसके इक्वल होता है, स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होता है। कोई कण है अपने पास यहाँ पर एक अपने पास कण है, ये एक सतह पर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं इस कण को जो है वो लेके जा रहा हूँ किसी ऊंचाई पर, यहाँ तक हम लोग इस कण को लेके चले गए। ये वाली जो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई हमने एज्यूम कर ली कितनी है, h।
तो जब भी आपको अगर यहाँ पर वर्क डन देखना है कि कितना कार्य किया जाएगा इस कण को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाने में, तो हम बोलेंगे ये जो इसकी स्थिति है ये है इसकी इनिशियल यानी प्रारंभिक स्थिति है ये। और प्रारंभिक स्थिति जो है इसको मैं बोल लेता हूँ निर्देश बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं मैं। आपको अपनी इच्छा से एज्यूम करना है कहां पर आप रेफरेंस पॉइंट एज्यूम कर रहे हो। फिर वो पार्टिकल जो है वो यहां तक चला गया, तो ये जो है ये है इसकी फाइनल पोजीशन। अगर मुझे ये देखना हो कि जब पार्टिकल को यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया जाता है, जब गति करवाई जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा, या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट कितना वर्क यहाँ पर करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये देखें कि जब पार्टिकल ऊपर की ओर जाएगा तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है, और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, हमेशा mg जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो किधर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो अगर हम लोग वर्क डन की बात करेंगे, यहाँ पर किया गया कार्य है या वर्क की बात करेंगे कि कितना कार्य जो है वो गुरुत्वीय बल द्वारा किया जाता है, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम ये देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके अगेंस्ट कितना वर्क जो है वो किया जा रहा है, गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, तो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स इनटू में क्या कर देंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, जितना पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस हो गया वो, और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास कोस थीटा। तो W इज इक्वल टू फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स है अपने पास यहाँ पर mg। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का g। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का वो कितना है h। और थीटा की बात करेंगे तो फोर्स जो है वो नीचे की ओर और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का ऊपर की ओर, तो दोनों के बीच का जो कोण है अपने पास एंगल जो है वो कितना बनेगा 180 डिग्री। तो किया गया कार्य जो है वो कितना आ गया -mgh। और यही किया गया कार्य जो है वो बोली जाती है इसकी स्थितिज ऊर्जा, कि कण की स्थितिज ऊर्जा h ऊंचाई पर जब कण है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो कितनी है -mgh। अब यही स्थितिज ऊर्जा यही पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती थी। पॉजिटिव कैसे हो जाती, मैं यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट अगर ले लेता, फाइनल पोजीशन को जो है वो रेफरेंस पॉइंट या निर्देश बिंदु ले लेता, तो निर्देश बिंदु इसे ले लेता तो यहाँ पर कण की स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती, विस्थापन जो है वो यहाँ से यहाँ तक का हो जाता h। तो विस्थापन यहाँ से यहाँ तक हो जाता, तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाती, प्लस की mgh हो जाती। क्यों हो जाती, क्योंकि 0 से 0 मैक्सिमम होता है या -mgh मैक्सिमम होता है, या वैल्यू जो है वो कौन सी ग्रेटर होती है, इनमें से 0 वैल्यू ग्रेटर होती है, नेगेटिव वैल्यू कम होती है। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर की ओर जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। और अगर रेफरेंस पॉइंट मैं इसको ले लेता हूं तो यहां से पार्टिकल इधर आ रहा है, जब यहां से पार्टिकल इधर आएगा तो यहां पर अगर वैल्यू 0 है तो यहां पर वैल्यू 0 होगी, तो यहां पर कितनी हो जाएगी वैल्यू mgh हो जाएगी। तो इसी तरीके से रेफरेंस पॉइंट यानी निर्देश बिंदु आप कहां पर ले रहे हो उसके आधार पर हम लोग ये देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी वहां पर। अब अगर हम लोग ये देखें कि कोई भी कण जो है उसमें कितना कार्य किया जाएगा, क्या वो हम लोग सीधा निकाल सकते हैं क्या, तो हम बोलेंगे कि कण जब यहाँ पर है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा आप लोग देखो, जब कण यहाँ पर है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा देखो, और जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वही किसके इक्वल होता है, वही इक्वल होता है किए गए कार्य के। यानी वर्क डन जो है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अगर हम लोग इसी कंडीशन की बात करें तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई वर्क डन कितना होगा वो कैलकुलेट करना हो तो पार्टिकल जो है वो इनिशियल से फाइनल कंडीशन में जा रहा है। जब वो इनिशियल कंडीशन पर है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो हम अगर यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर पार्टिकल की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितनी है, 0। अब जब पार्टिकल किसी और हाइट तक जा रहा है, h हाइट तक चला गया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो हम बोलेंगे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी हो गई, mgh। h जो है वो क्या बन गई, उसकी हाइट बन गई। हमने बोला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज जो है वो होता है u फाइनल माइनस में u इनिशियल, यही होता है क्या। या फिर हम लोग इससे पहले की भी बात लिख लें तो हमने क्या लिखा था कि f डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी यू के इक्वल होता है। f इज इक्वल टू माइनस का डी यू अपॉन में डी एक्स होता है ना, तो f डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू के इक्वल होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये तो रहा अपने पास वर्क डन, तो वर्क डन जो है वो माइनस डी यू के इक्वल हो गया। तो मैं यहाँ से अगर लिखना चाहूँ माइनस डी यू क्या है, चेंज है तो मैं क्या लिखूंगा इसे, u फाइनल माइनस में u इनिशियल इज इक्वल टू किसके, वर्क डन के। तो w इज इक्वल टू कितना, माइनस u फाइनल की वैल्यू कितनी है, mgh, u इनिशियल की वैल्यू कितनी है, 0। तो वर्क डन जो है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस का mgh के इक्वल आ गया। रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर ले रहे हो आप लोग, यहाँ पर ले रहे हो। तो यहाँ पर ले रहे हो तो जो किया गया कार्य है या वर्क डन जो है वो क्या ऐसा आ गया, नेगेटिव आ गया, किसके इक्वल, माइनस mgh के इक्वल। तो यहाँ से हम लोग एक बात और भी लिख सकते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा के अंदर परिवर्तन है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। किसके लिए, संरक्षी बल क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बल लग रहा है कण पर वो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो संरक्षी बल होता है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वही किसके तुल्य होता है, किए गए कार्य के तुल्य होता है। तो किसी भी h ऊंचाई के ऊपर अगर आपको स्थितिज ऊर्जा देखनी है या फिर रेफरेंस पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा देखनी है तो इस रेफरेंस पॉइंट पर यानी निर्देश बिंदु पर तो हमेशा स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, 0। किसी h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा का परिमाण अगर आपको देखना है तो वो कितना हो जाता है, mgh के इक्वल हो जाता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ये नोट कीजिए आप लोग। चलिए आपको बोल दिया कि एक कण जो है वो यहां से चल रहा है और वो यहां तक आ गया, ठीक है। या तो हम लोग उसे ऊपर की ओर फेंक रहे हैं या नीचे की ओर फेंक रहे हैं, एक की बात होगी, कैसे भी हम लोग बोल सकते हैं। यहां पर जब कण है तो उसकी ऊंचाई जो है उस h का मान अपने को दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। अब जब 50 मीटर पर है ये यहाँ पर, तो यहाँ से ये कण जो है वो नीचे की ओर गति कर रहा है। आपको बोल दे कि जब कण यहाँ से चलकर यहाँ पर पहुँचे और ये वाली जो ऊंचाई है वो अपने को दे दी क्या, ये वाली जो ऊंचाई है वो अपने को बोल दी h' बराबर में 10 मीटर। तो जब कण यहाँ से चलकर यहाँ पर पहुँचेगा तब
किया गया कार्य बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो अगर अपने को देखना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क वहाँ पर करना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई आपको इनमें से एक पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही आपको एनर्जी जो है वो बतानी पड़ेगी। तो हम बोलेंगे कि जब कण यहाँ पर है तो यहाँ पर h का मान जो है वो कितना है 50 मीटर। तो आप यहाँ और यहाँ इन दोनों पॉइंट में से या फिर यहाँ से इन तीनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट जो है वो ले सकते हो और आंसर जो आएगा आपका वो आंसर जो है वो हमेशा करेक्ट आएगा। अगर इस पॉइंट को हम लोग 3 नंबर नाम दे दें, अगर मैं 2 नंबर पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ, 2 नंबर पॉइंट जो है इसको हमने क्या ले लिया, रेफरेंस पॉइंट यानी निर्देश बिंदु ले लिया। तो अगर इस 2 नंबर को मैं निर्देश बिंदु या रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं तो देखो क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा। हम बोलेंगे कि इनिशियल जो अपने पास एनर्जी है, इनिशियल जो स्थितिज ऊर्जा है, अब पहले कण कहाँ पर था, पहले यहाँ पर था, ठीक है, पहले यहाँ पर था कण, तो इसकी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा जो है वो यहाँ की होगी। अब इस बिंदु के रेस्पेक्ट में हाइट कितनी है, तो ये वाली 10, ये वाली 50, तो ये वाली जो बची हुई है ये कितनी हो गई अपने पास 40 मीटर हाइट हो गई क्या। तो मैं कितनी लिखूंगा, मैं लिखूंगा mg और h का जो मान है वो कितना हो गया अपने पास है 40 हो गया, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, इसको हमने क्या ले लिया निर्देश बिंदु, तो यहां से इसके सापेक्ष ये कितनी ऊंचाई पर है, इसके रिलेटिव में ये कितनी हाइट पर है, वो हमने ले लिया 40 mg। अब वही पार्टिकल जब यहां पर आए तो हम बोलेंगे कि फाइनल जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो कितनी हो गई। तो हमने 2 नंबर को तो क्या ले लिया, रेफरेंस पॉइंट ले लिया, निर्देश बिंदु ले लिया, तो निर्देश बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो गई अपने पास 0 हो गई। हम बोलेंगे क्या कि एफ डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस का डी यू के इक्वल, इसी के इक्वल होता है। तो चलिए ये है वर्क डन, तो हम कहेंगे कितना वर्क करना पड़ेगा माइनस का, डी यू की बात करें, डी यू क्या होता है, डी यू होता है चेंज, यू फाइनल माइनस में यू इनिशियल, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस यू फाइनल की वैल्यू कितनी है 0 माइनस यू इनिशियल की वैल्यू कितनी है अपने पास 40 mg। कितना आ गया वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग देखें माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 40 का mg, ये अपने पास आ गया गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। अब हम लोग अगर डायरेक्ट देखना चाहें तो कण जो है वो इधर गति कर रहा है, नीचे की ओर मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड है और इस पर डाउनवर्ड है और इस पर ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो भी किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो जब दोनों की सेम डायरेक्शन हो तो वर्क डन कैसा होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव ही वर्क डन अपने पास आया है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हम लोग A को ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, यानी निर्देश बिंदु हमने जो है वो किसको ले लिया, निर्देश बिंदु हमने ले लिया 1 नंबर को। तो जब हम 1 नंबर को निर्देश बिंदु ले रहे हैं यानी यहाँ पर, तो हम बोलेंगे प्रारंभिक उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी कण की, और अंतिम स्थितिज ऊर्जा जो है वो कण की कितनी हो जाएगी। तो प्रारंभिक की बात करेंगे तो कण यहाँ से यहाँ तक गति कर रहा है, तो ये प्रारंभिक हो गया। अब प्रारंभिक बिंदु पर कण की स्थितिज ऊर्जा जो है वो कितनी हो गई, हमने इसको रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो कितनी हो गई 0। अब कण अगर नीचे की ओर गति कर रहा है, तो नीचे की ओर गति कर रहा है कण, तो जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, विस्थापन जो है कण का वो क्या होगा, 0 से नीचे की ओर जाने पर विस्थापन जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है क्या, और विस्थापन कितना कम हो रहा है 40 कम हो रहा है। तो हम लोग u फाइनल जो है इसको क्या लिखेंगे mg, और जो वैल्यू है अपने पास इसको क्या लिख दिया हमने, 1 नंबर को हम लोग क्या ले रहे हैं रेफरेंस पॉइंट, तो u फाइनल जो है वो कितना लिख दिया हमने माइनस का 40 mg। माइनस क्यों ले लिया, क्योंकि इसको 0, तो 0 से जब नीचे की ओर आ रहे हैं, तो 0 से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू जो है वो हमने कितनी ले ली माइनस का 40। वही क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से एफ डी एक्स यानी w इज इक्वल टू माइनस का u फाइनल माइनस में u इनिशियल, w इज इक्वल टू माइनस u फाइनल, कितना u फाइनल है mg माइनस का 40 और माइनस का u इनिशियल कितना है 0। ये माइनस माइनस वापस से क्या हो गया प्लस, w का मान कितना आ गया 40
mg। ये अपने पास इसका आंसर आ गया कि किया गया कार्य जो है वो कैसा आ गया, धनात्मक। देखो रेफरेंस पॉइंट अलग अलग लेने पर कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ा, आंसर जो आ रहा है वो बिल्कुल सही अपना आ रहा है। लेकिन फर्क किस पर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इन ऊर्जाओं पर, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो है वो स्थिति का फलन है, तो वो जो स्थितिज ऊर्जा है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि कण जो है वो कहाँ पर स्थित है। अब अगर मैं 3 नंबर को रेफरेंस बिंदु ले लूँ, निर्देश बिंदु ले लूँ, तो 3 नंबर के सापेक्ष जो है वो हम लोग क्या बोलेंगे, इस कण की ऊर्जा कितनी हो जाएगी 50 mg, इस कण की ऊर्जा कितनी हो जाएगी 10 mg। चलो लेके चलते हैं, अगर हम लोग 3 नंबर जो बिंदु है, इस 3 नंबर बिंदु को रेफरेंस पॉइंट या निर्देश बिंदु लेके चलते हैं और देखते हैं किया गया कार्य जो है वो कितना हो जाएगा। तो निर्देश बिंदु या रेफरेंस पॉइंट ले लिया 3 को, तो 3 के रेस्पेक्ट में ये प्रारंभिक और ये अंतिम। तो प्रारंभिक यानी इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल की अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, तो हम बोलेंगे इनिशियली पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ से कितनी हाइट है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर 50 मीटर हाइट है, तो हम लिखेंगे u इनिशियल इज इक्वल टू 50 mg। u फाइनल की बात करें यानी अंतिम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो कण यहाँ पर है, तो वो निर्देश बिंदु से कितनी ऊंचाई पर है, निर्देश बिंदु से उसकी ऊंचाई कितनी है 10, तो कितना लिखूंगा मैं 10 mg, लिख दिया हमने ये। अब देखो अपने पास क्या है, हम बोलेंगे कि किया गया कार्य जो है वो माइनस डी यू के इक्वल होता है, तो W इज इक्वल टू माइनस डी यू क्या होता है, U फाइनल माइनस में U इनिशियल, W इज इक्वल टू माइनस U फाइनल कितना 10 mg, माइनस में U इनिशियल कितना है 50 mg, 10 mg में से 50 mg चले गए तो कितना बचा माइनस का 40 mg, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो W का मान वापिस से कितना आ गया 40 mg। तो देखो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट जब आप लोग ले रहे हो, चाहे किसी भी बिंदु को आप निर्देश बिंदु ले लो, आंसर जो आएगा वो आपका हमेशा सेम आएगा। केवल मान जो है वो किसका बदल सकता है या दिशा किसकी बदल सकती है, तो वो स्थितिज ऊर्जा का मान जो है वो बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये निर्देश बिंदु पर निर्भर करती है। तो किया गया कार्य जो है उसका मान नहीं बदलेगा, क्योंकि बल जो है वो उतना ही लग रहा है। चलिए नोट कीजिए। तो अलग अलग रेफरेंस बिंदु अगर आप लोग ले रहे हो तो उसका फर्क केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा पर यानी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर पड़ेगा, बाकी वर्क डन की वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी। यानी आप अपनी इच्छा से क्वेश्चन को देखकर कैसे भी जो है वो अपनी इच्छा से रेफरेंस पॉइंट जो है वो ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आपको दिया हुआ है कि एक कोई यूनिफॉर्म रोड है, ये यूनिफॉर्म रोड है, ये किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है, इसका मास जो है वो आपको दे रखा है कैपिटल M और लेंथ जो आपको दे रखी है वो दे रखी है कैपिटल L। हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखी हुई है। ये बोल रहा है कि अगर ये जो बेस है इस बेस को निर्देश बिंदु माना जाए, रेफरेंस पॉइंट एज्यूम किया जाए, किसको, इस बेस को, आधार को। तो आधार को अगर हम लोग इसको आधार को अगर रेफरेंस पॉइंट हम लोग एज्यूम करें तो ये जो रोड है यहाँ पर, इस रोड की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेट आपको करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, ये जो रोड है इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है कि कितनी हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा बतानी है इस रोड की। अगर बेस जो है इसको क्या ले लिया हमने, रेफरेंस पॉइंट ले लिया। तो चलिए देखिए कैसे कैलकुलेट करें हम लोग।
सबसे पहले तो अगर रेफरेंस पॉइंट इसके बेस को ले लिया इसने, तो बेस को ले लिया तो हम बोलेंगे कि रेफरेंस पॉइंट यानी निर्देश बिंदु जहाँ पर लेता है वहाँ पर कण की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कण की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? 0। जब यहाँ से कण, ये जो रोड है, ये जो छड़ है वो ऊपर की ओर जा रही है, तो अगर ऊपर की ओर जा रही है तो इसकी ऊंचाई जो है वो इस रेफरेंस पॉइंट से लगातार इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अलग अलग बिंदु के लिए अलग अलग यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। तो टोटल मान कैसे कैलकुलेट करें? तो यहाँ पर टोटल मान कैलकुलेट करने के लिए हम काम में लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया और इस अल्पांश की लंबाई जो है वो कितनी ले ली? dy। और यहाँ पर ये वाली जो दूरी है निर्देश बिंदु से, ये कितनी ले ली हमने? y। एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट ले लिया और उस एलिमेंट की बेस से जो हाइट है वो कितनी है? y है। अगर हम इस बेस का मास कैलकुलेट करना, सॉरी इस एलिमेंट का, ये जो अपने पास अल्पांश है इसका द्रव्यमान गणना करना चाहें, द्रव्यमान कितना होगा वो अगर निकालना चाहें तो द्रव्यमान कैसे आएगा? तो हम बोलेंगे कैपिटल L लेंथ जो है, उस कैपिटल L लेंथ का मास जो है वो कितना है? कैपिटल M। 1 या यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा? m/l। अपने पास कितनी लेंथ है इसकी? dy। तो dy लेंथ का मास कितना हो जाएगा? m/l इंटू में dy हो जाएगा क्या? तो dy लेंथ का जो मास है वो अपने को मिल गया कितना? m/l dy। हम इस dy के लिए अगर इस dy वाला जो एलिमेंट है, केवल ये जो dy वाला अपने पास छोटा सा अल्पांश है, इसी की स्थितिज ऊर्जा अगर बतानी चाहें तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो कितनी बताएंगे हम लोग? तो हम कहेंगे इस कण की जो स्थितिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा बहुत छोटी होगी क्योंकि छोटा सा अल्पांश है, और उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी कितनी? तो du = mgh होता है। m की वैल्यू यानी dy का मास, m की वैल्यू कितनी है? m/l dy। साथ में क्या लिख दिया? g। h होती है रेफरेंस पॉइंट से हाइट, तो किधर है? y जो है वो ऊपर की तरफ है, तो y हमने यहाँ पर लिख दिया, ये आ गया कितना? y। तो du = इसको थोड़ा सा सुंदर बना के लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा ये? mg/l y dy। अब ये अपने पास एक छोटे से एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आई है, छोटे से अल्पांश की वजह से स्थितिज ऊर्जा आई है। अगर हमें इस पूरी रोड की बात करनी है तो ये जो अल्पांश है वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? हमें इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना पड़ेगा। तो हम लोग समाकलन करते हैं किसका? du का समाकलन करें तो अंदर क्या क्या चीजें हैं? mg/l y और साथ में क्या है? dy। अब कण जो है ये dy अल्पांश जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? तो हम कहेंगे dy जो अल्पांश है या एलिमेंट जो है वो यहाँ पर हो सकता है। जब ये यहाँ पर होगा तब उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 0। स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 0, या मैं बोल दूं u इनिशियल। अगर ये वाला इनिशियल है, ये वाला फाइनल है, तो यहाँ पर कितनी होगी? u इनिशियल। और जब लास्ट में यहाँ तक जा सकता है, यहाँ पर जाएगा तो इसको क्या लिख देंगे? u फाइनल = y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? तो जब ये एलिमेंट बिल्कुल यहीं पर होगा तो y की वैल्यू यानी हाइट की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? 0। जब यहाँ पर जाएगा तो यही हाइट की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? यहाँ पर जाएगा तो यही हाइट की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? इसकी लेंथ कैपिटल L के इक्वल हो जाएगी क्या? कैपिटल L हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करें तो du का इंटीग्रेशन करें तो कितना आ गया? u, और u की लिमिट क्या रखेंगे? u इनिशियल से u फाइनल = mg/l जो है वो तो बाहर पड़े रहेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। y dy यानी y की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो गया y² 2 और लिमिट रखेंगे 0 to l।
अब देखिए क्या लिखना है हमें, हम यहाँ पर लिखेंगे u फाइनल माइनस में u इनिशियल इज इक्वल टू mg अपॉन में l, और साथ में क्या अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे, ऊपरी सीमा रखेंगे, क्या आएगा एल स्क्वायर बटे में 2, नीचे वाली सीमा रखेंगे तो 0 बन जाएगा। क्या एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो गया। यू आई का मतलब जब अल्पांश यहाँ पर है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी 0, तो जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान कितना आ गया 1/2 mgl, और ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है हो गया। तो जब कोई भी शेप दे, कैसी भी आपको शेप दे, अगर आपको पूरी शेप के लिए आपको उसकी स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे u बराबर 1/2 mgl। अब इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा u बराबर में होती है अपने पास mgh। अगर कोई सममित आकृति है, सिमेट्रिकल शेप है, तो उस सिमेट्रिकल शेप के लिए अगर हम उसके सेंटर ऑफ मास देख लें कि उसका सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर है, तब हम लोग सीधा भी बता सकते हैं कि उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। जैसे अगर आपको बोल दें कि ये कोई रोड है, अब इस रोड के लिए अगर द्रव्यमान केंद्र की बात करें तो इस रोड का जो द्रव्यमान केंद्र है, सेंटर ऑफ मास है, वो इसके बिल्कुल सेंटर में होता है। क्या बिल्कुल सेंटर में होगा। आप इसका टोटल मास जो है, इसका पूरा का पूरा द्रव्यमान जो है वो इसके द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित मान सकते हो, सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही सेंट्रोइड मान सकते हो आप लोग कि इसका पूरा मास सेंटर ऑफ मास पर ही है। तो अगर पूरा ये मास कैपिटल एम जो है वो इस सेंटर ऑफ मास पर है और सेंटर ऑफ मास की यहाँ से हाइट कितनी, तो टोटल अगर एल है तो ये वाली हाफ कितनी हो जाएगी L/2। एच की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, H इज इक्वल टू कितना आएगा L/2। L/2 रखते ही U की वैल्यू जो है वो सीधी सीधी क्या आ जाएगी अपने पास mgl/2, और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर है हो जाएगा। तो अगर कोई सिमेट्रिकल शेप है तो उसका सेंटर ऑफ मास आप लोग देख लो, सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर है, वो हाइट आप लोग यहाँ पर रखकर उसकी स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हो, या फिर ये वाला तरीका बेसिक तरीका जो हम लोग लगाते हैं। चलिए आज के वीडियो लेक्चर के अंदर कितना ही। कल हम जो है वो इसके थोड़े और एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे कि और कौन कौन सी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉसिबल हो सकती है। थैंक यू।